Hello everyone, I am Niharika. Welcome to the English workbook. And here I am with one of the most awaited topics, that is reading comprehension को कैसे solve करा जाए. You see, प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन AKA सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, आना उसका 100% पक्का होता है. सो व्हाई नॉट कि हम यही टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें. और ऐसा भी नहीं कि इससे 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट 8 क्वेश्चंस ओके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके आते हैं. देन मेंस हो, प्री हो, सेम गोज फॉर द अदर एग्जाम्स जहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है. इट इज़ अ गुड चंक ऑफ योर कंप्लीट स्कोर जो आपको इंग्लिश के लिए होता है. और एक आरसी में ये बात है कि आपके सामने सब कुछ है, आपने कितने अच्छे से समझा, ठीक है, वो मैटर करता है. सो ऑल दोज थिंग्स जो इससे रिलेटेड हैं, स्ट्रैटेजी, कुछ ट्रिक्स जो मैंने अप्लाई करी हैं, इट हैज़ दैट स्ट्रैटेजी हैज़ हेल्प मी, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी. बिफोर गोइंग अहेड मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब करा हो, हिट दैट बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको अपडेट्स आते रहें जब भी यहाँ पर सेशंस आते हैं. ओके, एंड लाइक और शेयर ज़रूर करें. इफ़ यू वांट टू गेट कनेक्टेड ओवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, मेरी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी. एंड आई डू टीच ऑन अनअकैडमी, सो अनअकैडमी की प्रोफाइल ज़रूर चेक करें, वहाँ पे मेरे पूरे कोर्सेज हैं. ओके, सो लेटर ऑन आई विल मे बी गिव यू मोर इनपुट ऑन दैट कि अपकमिंग कोर्सेज कौन से हैं. बट लेट्स नाउ सी हाउ टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्विकली एंड एक्यूरेटली. थोड़ा सा मैं आपको, अगर आप बिगिनर हो, सो आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग. ओके, सो नाउ दिस थिंग इज कि जब आपके पास एक आरसी आता है, ओके, सो आरसी किस प्रकार से आता है. आई होप इट इज बिग इनफ, और मे बी आई विल राइट इट वंस अगेन. थोड़ा सा आई विल यूज ब्लैक. ओके, सो आरसी कैसे कैसे आते हैं. अगर आपका आरसी आया है प्रीलिम्स में, ठीक है, सो वो आता है 8 to 10 क्वेश्चंस. ओके, 8 to 10 क्वेश्चंस. देन अगर मेंस के एग्जाम में आया है या आता है तो आपको मल्टीपल आरसीज आते हैं, कुछ नहीं तो 2 आरसीज आते हैं. स्पेशली मैं बैंक एग्जाम्स की बात कर रही हूँ, एंड उसमें 4 to 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं, कभी कभी 3 भी हो जाते हैं. ओके, इट वेरीज कि कितने दिए हैं. लेट्स से 12 अराउंड क्वेश्चन, 12 अराउंड क्वेश्चन टोटल आरसी से आते हैं. अब वो 12 क्वेश्चंस दे कैन मेक आउट ऑफ 3 पैसेजेस और 2 पैसेजेस, या वेरिएशन रहता है. ओके, सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से रहते हैं, राइट. सो ये हमारे प्रीलिम्स या मेंस की बात हो गई. अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, let's see that. I would say types of questions. मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ब्रीफ करूँगी क्योंकि मेरा फोकस है कि मैं आपको इसको करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स दूँ और अप्रोच पर ज़्यादा टाइम दूँ. सो पहले होते हैं जो कि होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस. ओके, सो दीज डायरेक्ट क्वेश्चंस आर राइट देयर इन द पैसेज. ठीक है, अगर हम एक एक नंबर लेकर चलते हैं, हम जैसे कि आपके टोटल 8 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, तो उन 8 क्वेश्चंस में से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो ये 2 से 3 कैसे होंगे डायरेक्ट. डायरेक्ट में आ जाएगा एंटोनिम हो गया किसी वर्ड का सिनोनिम हो गया, राइट. फिर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वहीं की वहीं सेम लाइन जो है या सेम पॉइंट जो है एज इट इज आपको मिल जाता है पैराग्राफ में. ये वो वाले क्वेश्चन हैं कि अगर आपने क्वेश्चन पहले पढ़ लिया, ठीक है, तो आप कर सकते हो, ठीक है. उसके लिए आपको पूरा पैसेज नहीं करना है. स्पेशली ये जो एंटोनिम सिनोनिम पूछा जाता है, कई बार किसी इडियम का मतलब पूछ लेते हैं,
फ्रेजल वर्ब का पूछ लेते हैं. सो दिस हेल्प्स अ लॉट. ओके, कि एंटोनिम सिनोनिम है, सेम मीनिंग ऑपोजिट बताना है, या सेम एज इट इज जो फ्रेज है या लाइन है वही उठकर आपका क्वेश्चन में बन गई, बस उसको सर्च करना था. सेकेंड होता है इनडायरेक्ट. अभी इसमें क्या है, द थिंग इज कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आते हैं अराउंड अगेन 2 to 3. ओके, और ये क्वेश्चंस एज इट इज नहीं मिलेंगे पैसेज में, इनको थोड़ा सा घुमा के दिया जाता है. सो कान ऐसे नहीं, वो ऐसे पकड़ा जाता है. गॉट इट? सो वही वाली चीज़ है. किसी वर्ड के लिए उसका सिनोनिम दे दिया, ठीक है. किसी बात में लिखा है कि ये ऐसा नहीं है, ऑप्शंस में आपको लिखा है कि ये वाली बात नहीं होती है, या लेट्स से आपको लिखा है 50%, ऑप्शन 50 नंबर दे रहा है, और आपके पैसेज में क्या लिखा हुआ है, हाफ. अब दोनों ही तो बातें एक ही हुई ना. 50% बोल लो या हाफ बोलो, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन 50%. तो आपको सीधे सीधे कॉपी पेस्ट वर्ड नहीं दिख रहा है, बट व्हाट आर यू गेटिंग टू सी इज कि सेम ही बात है. सो आपको अपना माइंड इस चीज़ को लेकर ओपन रखना है और प्रिपेयर्ड रखना है. नाउ कम टू थर्ड वन, इन्फर करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं. ओके, सो दिस वन विल हैव अगेन कपल ऑफ क्वेश्चंस. 2 से 3 मैक्सिमम होते हैं, ज़्यादातर 2 ही होते हैं. अगर प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स में कम होते हैं, मेंस में ज़्यादा होते हैं. ओके, तो इन्फर करने वाले क्वेश्चंस में आ जाते हैं आपके देयर माइट बी अ स्टेटमेंट और पैसेज का एक पैराग्राफ, उसको सीधे सीधे इन्फर करने के लिए कह दिया जाता है. ओके, इन्फर करने के लिए कह दिया जाता है, या फिर आपको ट्रू नॉट ट्रू में आ सकते हैं. ठीक है, ट्रू और नॉट ट्रू इनडायरेक्ट में भी आ सकते हैं, और ट्रू और नॉट ट्रू आपके इसमें भी आ सकते हैं. सो ये दोनों में ही आप पाओगे. ठीक है, 3 सेंटेंसेस दे देंगे, बोलेंगे इसमें से कौन से 2 या 1 या सारे के सारे ट्रू हैं या नॉट ट्रू हैं. फॉर सम रीज़न वो फॉल्स नहीं लिखते हैं. बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए प्रेशर में दे राइट इट दिस वे, आउट ऑफ दीज 3 ABC कौन सी बातें जो हैं पैसेज में नॉट ट्रू हैं. देन यू हैव टू फिगर आउट कि वो वहाँ पे शायद दी ही नहीं गई हो या उसका उल्टा दिया गया हो. तो उस पर हम और अभी थोड़ी देर से आते हैं. इन्फर में जो दूसरे क्वेश्चंस आते हैं, ओके, वो आते हैं टाइटल, देन कम्स योर थीम, central idea, theme, that's the same thing. okay, and tone. थीम पूछा है, या फिर थीम को पूछे जाने के और अलग तरीके होते हैं. बोल देता है कि ऑथर का पर्पस क्या था, सेंट्रल आइडिया बताओ. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स तो होती हैं लगभग थीम के ही अराउंड चलती हैं. टाइटल जो होता है वो इस प्रकार से होता है कि आपका पूरा पैसेज पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा कि टाइटल क्या है, अदरवाइज आप टाइटल गेस नहीं कर सकते. एंड टोन जो होती है उसके लिए मैं एक दिन अलग से सारे इम्पॉर्टेंट टोन्स का एक लेसन बनाकर आपको ज़रूर दूंगी. राइट नाउ अनअकैडमी पर है. आई विल ट्राई कि मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँ, ताकि आप लोग वो टोन के ऊपर जो एक सेशन मैंने लिया था वो ज़रूर देख लो, है ना. सो ये क्वेश्चंस होते हैं. ऐसा नहीं है कि 2 थीम के क्वेश्चन आएंगे, ये एक इनमें से तीनों आ सकते हैं, या एक ही आए या 2 भी आ सकता है. ठीक है, सो अब आते हैं कि ये तो प्रकार हो गए सारे, है ना. अब आते हैं हम हमारी मेन बात पे कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है, हमें कैसे इसको अटेम्प्ट करना है. ओके, हाउ टू अटेम्प्ट. Now for those people, those who are really good in RC, अगर आप RC में बहुत अच्छे हो, ठीक है, और आपका स्ट्रेंथ है वो, तो आप उसको शुरुआत में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट माय सजेशन इज़ कि आप लास्ट के कुछ मिनट्स रख सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर 8 क्वेश्चंस आए हैं
तो आप उसके लिए 6 मिनट्स रख सकते हो लास्ट के। ओके, अगर आपको 7 मिनट मिल रहा है तो वो भी अच्छा है। 6 मिनट्स ऑन एन एवरेज और 7 मिनट्स दोनों ही चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आप लास्ट में करो ताकि आपके बाकी जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन है वो आराम से हो जाए। ओके, मैं आपको ये बता रही हूँ 8 क्वेश्चंस के हिसाब से इतना टाइम ना। अब आपने आरसी तो लास्ट में करना सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले इसमें से आप आसानी से जो वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, सिनोनिम एंटोनिम्स प्रीलिम्स में तो आ ही जाते हैं। आजकल प्रीलिम्स में अगर हम IBPS PO प्री देखें तो उसमें फिलर भी आया था, सिंगल फिलर आया था, एंड इट इज़ वेरी इजी टू डू सच क्वेश्चन। तो जो भी वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है आप वो क्वेश्चन पढ़ो, गो टू दैट प्लेस जहाँ वो क्वेश्चन का वर्ड पाया जाता है, वो लाइन को एक बार पढ़ लो, डोंट जंप डायरेक्टली कि एकदम से हेस्ट में आकर कुछ भी मार्क कर दिया। एंड आप सबसे पहले इन्हें करते हो, ठीक है। सबसे पहले वो जो 2 क्वेश्चन होंगे, लगभग 2 क्वेश्चन होंगे, उनको ख़त्म करो। ओके, फिर आप एक काम कर सकते हो, या तो आपके पास 2 तरीके होते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा अभी। ओके, you can read passage first। ओके, और जब मैं रीड बोल रही हूँ तो उतने आराम से जितना हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब आप पैसेज पहले पढ़ रहे हो, सो यू नीड टू लर्न कि स्किमिंग कैसी होती है। ओके, हाउ वी स्किम, राइट, दैट्स व्हाट यू डू। द सेकेंड थिंग इज कि आप क्वेश्चंस पहले पढ़ लो, नॉट अ प्रॉब्लम, यू गो थ्रू द क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के फिर आप कुछ कीवर्ड्स ध्यान में रखते हो, अगर लिखने की आदत है जल्दी जल्दी लिख सकते हो तो लिख सकते हो, एंड देन फिर आप उसका आंसर सर्च करते हो पैसेज में। दैट मीन्स आप पैसेज अब इसमें बाद में पढ़ रहे हो। ओके, आई टेल यू वन थिंग जो बहुत प्रैक्टिकल है और आप लोग उसको अडॉप्ट कर सकते हो। दोनों ही तरीके रिजल्ट देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो पहले पढ़ रहे हैं वो लॉस में है, या जो पहले क्वेश्चन कर ले रहे हैं वो लॉस में है। आप किस चीज़ में बेटर हो, एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। 3 RC ऐसे करो जिसमें रीडिंग पहले कर रहे हो, और 3 RC ऐसे करो जिसमें क्वेश्चंस पहले कर रहे हो, और खुद के लिए समझ जाओ कि आप किस वाले वे में बेस्ट परफॉर्म करते हो। क्या होता है ना स्टूडेंट्स, देयर आर सर्टेन पीपल, वो एक आउटलाइन अपने दिमाग में रख लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको स्किमिंग करते आती है, वो बहुत अच्छे होते हैं स्किमिंग में। ओके, तो उनके लिए माइंड में एक आउटलाइन हो जाएगी, राइट। फिर कुछ होते हैं जो ढूंढने में बड़े अच्छे होते हैं, उनकी नज़रें फटाफट ढूंढ लेती हैं। सो फॉर दोज पीपल कीवर्ड्स को लिखना 15-20 सेकेंड या 30 सेकेंड मैक्सिमम होगा कि कीवर्ड्स लिखने में लगेगा, और फिर आप क्वेश्चंस के बाद पैसेज कर लेते हो और आपको बन जाता है। आपने जो भी तरीका डिसाइड करा हो उसी को फॉलो करते हुए कंटिन्यू करो, उसी को आप बदलो मत बीच में। आपके आरसी की प्रैक्टिस जो है, एज आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो, कि आपको आरसीज प्रैक्टिस करने हैं 1 से 2 आरसी डेली। ओके, सो आप वैसे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दो कि इन दोनों में से कोई एक दूसरे से एडवांटेजियस होता है ना। सो आई होप ये वाली चीज़ क्लियर है। अब इसमें एक बात बताना चाहूँगी, ये वाला मेथड जो है, मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बताए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो इसमें से वो वाले क्वेश्चन जो कि इन्फर करने के होते हैं, स्पेशली टाइटल, थीम का निकालना, टोन का बताना, है ना, या फिर उसमें आपको बताना है कि सेंट्रल आइडिया क्या है, तो उसके लिए आपको पैसेज तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर आपसे बोला है कि ये पैसेज लिखने का क्या पर्पस था ऑथर का, पूरा पढ़ना पड़ेगा ना। कई बार ऐसा भी पूछ लेता है, लेट्स से ये आपका, ठीक है, पैसेज है और इसमें ये पैराग्राफ नंबर 1 है, पैराग्राफ नंबर 2 है, पैराग्राफ नंबर 3 है। तो एक्चुअली आपको 3 पैराग्राफ मिल रहे हैं। ओके, 3 अलग अलग पैराग्राफ मिल रहे हैं और ऐसा आरसी है।
कई बार बोलेगा सेंट्रल आइडिया सेकंड वाले का बताइए। समटाइम्स दे कैन आस्क यू कि फर्स्ट पैराग्राफ की क्या टोन है, तब तो आपको स्पेसिफिक लोकेशन मिल गई, बट व्हाट इफ आपको स्पेसिफिक लोकेशन ना बोले। ये जो क्वेश्चंस होते हैं इन्फर वाले, ओके, इन्फर वाले जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये आपको दूसरों से आगे लेकर जाते हैं, ओके। इनको करना सीखो, इनको छोड़ना मत सीखो। इट्स ओके अगर आप 8 में से लेट्स से लेट मी चेंज द कलर, आप 8 में से 6 क्वेश्चंस भी सही करते हो, दैट्स नॉट अ बैड स्कोर। वो गंदा स्कोर या बुरा स्कोर नहीं है, अच्छा है, ठीक है। 8 में से 6 सही क्वेश्चन करके रहा है, ठीक है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं करी। बट अगर हम सीख जाए करना, सो व्हाई नॉट टू टारगेट फॉर 8 आउट ऑफ 8। हम तो इसकी टारगेट कर सकते हैं ना। अगर प्रैक्टिस आज से इसकी करके चलेंगे, देन वी कैन फेस एनीथिंग इन आवर एग्जाम, है ना। और आप जो कर रहे हो, और एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी उतनी तैयारी नहीं है, उतनी अप्रोच के साथ उसने नहीं सीखा, तो आपके पास एडवांटेज किस क्वेश्चन में होगा? वो कैप वाले मैक्सिमम करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन भी बच्चे कर लेते हैं, मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस और इन्फर, सबसे टॉप पे इन्फर, इन्हें करना सीख जाओगे, आप आसानी से दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। अभी हम एक करेंगे आरसी, और मैं आपको बताऊंगी कैसी अप्रोच होना चाहिए। और क्वेश्चंस जो आरसी के हैं वो इनडायरेक्ट और इन्फर बेस ही हैं, ओके। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सो कैसे अटेम्प्ट करोगे? सबसे पहले वोकैबुलरी वाले, फिर आपने जो भी डिसाइड करा है इन दोनों में से आपका मेथड, ओके, और फिर उसको फॉलो करोगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पर बताना चाहती हूँ आपको। लेट्स से आपका क्वेश्चन आया है, which of the following is or are not true according to the passage। मैं अभी शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, according to passage, okay, let me not waste time in writing everything। अब आपके पास में ऐसा वाला जो ऑप्शन आते हैं, ध्यान से देखना। कुछ ऑप्शंस आते हैं आपके ए में एक ऑप्शन, बी में एक ऑप्शन, सी में, डी में एंड ई में, ठीक है। और दूसरे आते हैं आपके पास में जहां पर आपको ए में एक ऑप्शन है, बी में एक ऑप्शन है, सी में एक ऑप्शन है, और फिर आपके ओरिजिनल ऑप्शंस हैं only A and B, B and C, C and A, all of them, ठीक है। ये दो टाइप से आपके आंसर देने के लिए कहा जाता है। ये वाले क्वेश्चंस हमेशा आपकी मदद करेंगे। ये वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, क्योंकि इसमें अगर सी सही है, लेट्स से नॉट ट्रू पूछा है ना। नॉट ट्रू का मीनिंग हो गया कि सी जो है उसकी अपोजिट बात पैसेज में दी गई है, ठीक है। सो उस केस में अगर आप इस पे श्योर हो, आपको अपोजिट वाली बात मिल गई, तो इसके अलावा कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से क्वेश्चन हो जाता है, ओके। या फिर आपको बी वाली बात मिल गई, जो बी में बात लिखी है वो मिल गई एग्जैक्टली, फिर भी आपको पता चल गया कि बी तो हो ही नहीं सकता आंसर। तो ये इजी होते हैं, ओके, और इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा बनती है। लेकिन अगर ऐसा है कि ए है, बी है, सी है, पहली बात तो आपको पूरा पैसेज छानना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि एक ही पॉइंट पर सब मिल जाए। इसमें से आप, और दोनों के लिए, नॉट जस्ट फॉर दिस, पर इसके लिए भी आप कीवर्ड्स उठाओगे। मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स उठाना भी बता रही हूँ। इट्स वन वर्ड, पर मेरे पास जगह नहीं बची, सो लेट्स पुट अ डैश ओवर हियर। कीवर्ड्स उठाओगे, है ना, और कीवर्ड्स उठाने के बाद में आप पैसेज में उन कीवर्ड्स को सर्च करोगे। फिर आप देखोगे ए है कि नहीं, बी है कि नहीं, सी है कि नहीं। इन दैट केस इट कंज्यूम्स योर टाइम, वो थोड़ा टाइम लेता है। पर ये क्वेश्चन भी अगर बनाना सीख गए तो आपको एडवांटेज होता है ना। इसमें एक्यूरेसी थोड़ी सी टफ होती है लाना, बट वंस यू लर्न
देन इट बिकम्स समथिंग लाइक अ चाइल्ड्स प्ले फॉर यू। ओके, आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। तो आप इसको भी करने की आदत डालो, अपने प्रैक्टिस टाइम पर पिकी मत हो, सारे प्रकार के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। मैं कीवर्ड बता रही थी आपको। ओके, शुड आई राइट समवेयर हियर ओनली? चलो यहीं पे लिखती हूँ। कीवर्ड्स जो भी प्रॉपर नाउन है, मैं अभी लिख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है पर आसानी से समझ में आ जाता है। किसी भी पर्सन का नाम, कंपनी का नाम हुआ, पर्सन का नाम हुआ, ओके, वो हुआ, वो आसानी से दिख जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसेज में वो कैपिटल से लिखा होता है ना। तो कीवर्ड्स जो हैं ABC के या ये वाले ABCDE के, आप कोशिश करो कि प्रॉपर नाउन्स जो हैं वो आप ढूंढने वाले हो सको। सेकंड, डेट या डेज या कोई भी टाइम रिलेटेड वर्ड, किसी मंथ का नाम आ गया, किसी ईयर का कॉन्टेक्स्ट आ गया, उनको देखो। थर्ड, नंबर्स। नंबर्स में परसेंटेज 178, 210। आप ये नंबर्स अगर है ना, तो सबसे पहले लेट्स से आपके ए ऑप्शन में कोई एक न्यूमेरिक आया है, ओके, और ऑप्शन बी में कुछ और वर्ड्स हैं, न्यूमेरिक केवल ए में है, तो सबसे पहले वो न्यूमेरिक को लेकर आप क्रॉस चेक कर सकते हो अपने पैसेज में कि क्या वो नंबर दिया है या नहीं। डेट हो गई और ये सब ना बहुत मदद करते हैं, तो थोड़ा सा आपको ना ऐसे क्विक होने की ज़रूरत है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आप प्रॉपर नाउन देखो, लेट्स से कि आपका सी में किसी कंपनी का नाम है, ओके, किसी MNC का, मल्टीनेशनल कंपनी का नाम है। सो ये जो नाम है, ठीक है, ये नाम आपको आसानी से मिल जाएगा पैसेज में, क्योंकि या तो उसके इनिशियल्स होंगे, शॉर्ट फॉर्म होगा या फुल फॉर्म होगा, लेकिन नाम तो कैपिटल में होगा ना। सो दैट्स वे आप बी को थर्ड नंबर पर ढूंढो क्रॉस चेक करने के लिए। बट लाइकवाइज आपका टाइम बच जाता है, थोड़ा सा स्मार्ट प्ले हो जाता है। इसको प्रैक्टिस करके, कोशिश करके देखना, आपको डिफरेंस दिखेगा, आई एम वेरी श्योर ऑफ इट। सो ऐसे वाले कीवर्ड्स उठाओ जो कि आसानी से मिलने वाले हो सकें। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रॉपर नाउन नहीं होते, लेकिन उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, है ना, उसका कोई सिनोनिम वैसे भी नहीं यूज़ करा जाएगा। डिसबर्समेंट वर्ड दिया है, आई मीन शायद ही डिसबर्समेंट को कॉन्टेक्स्ट चेंज करेंगे, कोई और मीनिंग देंगे। आपके ऑप्शन में डिसबर्समेंट है, आपके पैसेज में डिसबर्समेंट मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स हाउ इट इज। इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन दूँ, एक लास्ट बात बताऊंगी, दैट इज आपके पास जो RCs के टाइप होते हैं, ठीक है, आपका बेस कहाँ से बनता है? ऑफ कोर्स आपका बेस बनता है एडिटोरियल रीडिंग से। आजकल स्टोरी बेस्ड बहुत कम आते हैं, ठीक है, आजकल स्टोरी बेस्ड बहुत कम आते हैं RC। स्टोरी बेस्ड तो बहुत आसानी से स्टूडेंट्स कर लेते हैं, ठीक है। फिर होता है इन्वायरमेंट के टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, सोशल इशू से रिलेटेड। आजकल का जो सिनारियो है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे पैसेजेस आए थे लास्ट टाइम, AI पर आए थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हॉट टॉपिक्स होते हैं। कोविड पर आ सकते हैं, जो पेंडेमिक की स्थिति है, लॉकडाउन पर आ सकता है इस ईयर आपको। सो ये सारी बातें आपको कहाँ पढ़ने को मिलती हैं? एडिटोरियल में। आप द हिंदू एडिटोरियल देख सकते हो, आप द इंडियन एक्सप्रेस देख सकते हो, हिंदुस्तान टाइम्स देख सकते हो। बहुत बिगनर हो तो आप देख सकते हो टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल्स। लेकिन उसको भी कैसे पढ़ना चाहिए आपको? स्किम करते हुए, ठीक है। तो मैं जल्दी एक वीडियो लेकर आऊँगी कि आप स्किम कैसे कर सकते हो। आई विल ट्राई टू डेमॉन्स्ट्रेट, ओके। एंड आप साथ ही साथ एक और पढ़ोगे जो कि है लाइवमेंट, ओके। इसका ऐप भी है, लेकिन आप livemint.com पर जाओगे अगर, सो आपको फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ मिलती हैं 2-2 मिनट का। उसमें रीडिंग टाइम मेंशन होता है, 2 मिनट्स रीड, 3 मिनट्स रीड, 1 मिनट रीड, छोटी छोटी न्यूज़ होती हैं। तो जब आप ये वाला पढ़ोगे ना, तो आपका फाइनेंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स आते हैं, बिजनेस से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, वो कवर हो जाते हैं। सो इसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा लाइवमेंट से। बाकी एडिटोरियल तो आपके चल ही रहे हैं, लेकिन इसमें भी आराम से नहीं,
जैसे आरसी को स्किम करना होगा तो कैसे करोगे, एटलीस्ट एक बार फर्स्ट रीड वैसी दिया करो। ओके, सो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देती हूँ। आई होप आप लोगों को दिख रहा हो, कोशिश करिएगा। आई वोंट कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। ओके, इफ़ यू वांट आई कैन रीड आउट द क्वेश्चन फॉर यू, बट देन मैं चाहूँगी कि आप लोग फुल स्क्रीन पर करो। देर आर 3 पैराग्राफ्स, क्वेश्चन बाजू में लिखा हुआ है, मैं आप लिए एक बार क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज जस्टिफाइज द स्टेटमेंट, और जो स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, द बैंकिंग सेक्टर इज अ गुड चॉइस फॉर वैल्यू इन्वेस्टिंग एज मेंशन इन पैराग्राफ 1। ओके, as mentioned in paragraph 1, so you don't have to go here and there। paragraph 1 बोला है ना, paragraph 1 पढ़ो and then maybe I'll give you some time। मैंने टाइमर नहीं लगाया क्योंकि जगह नहीं है, but I'll just give you थोड़ा सा रफली अपने हिसाब से मैं टाइम दे देती हूँ आपको। start doing it, start thinking upon it कि क्या हो सकता है आंसर। देखो बहुत छोटा सा है फर्स्ट पैराग्राफ, सो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ओके, लेट मी यूज हाइलाइटर फॉर यू। ओके, आंसर इज ओनली सेकेंड इज द वन जो कि करेक्ट है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो दिस इज द वन जो कि सही है। अब यहाँ पर पहले बोला है कि एक स्टेटमेंट है, द बैंकिंग सेक्टर इज गुड चॉइस। ये जो पहला वाला सेंटेंस है, गुड चॉइस फॉर वैल्यू इन्वेस्टिंग, कौन सा सेंटेंस है जो जस्टिफाई कर रहा है, मतलब सपोर्ट कर रहा है, इस सेंटेंस के अगेंस्ट नहीं जा रहा। पहला वाला बोलता है बैंकिंग सेक्टर इज अ volatile industry that becomes expensive during recessions and very cheap during market peaks। क्या बोलता है पैसेज, they look for stocks in which the market price does not fully reflect the business future। ओके, यानी हर कुछ यहाँ पर मार्केट प्राइस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। often they aggressively buy when others sell during times of bad news। ये वो करते हैं, वो अग्रेसिवली बाय करते जब दूसरे बुरे कारणवश अपने जो शेयर्स हैं वो सेल आउट करते हैं। व्हेन मोस्ट चेज आफ्टर स्टॉक्स एज दे गैलप हायर वैल्यू इन्वेस्टर्स सेल। और यहाँ पे ना डिफरेंस बताया गया है, ठीक है। द बैंकिंग सेक्टर इज अ वोलेटाइल इंडस्ट्री दैट बिकम्स एक्सपेंसिव ड्यूरिंग रिसेशंस एंड चीप ड्यूरिंग मार्केट पीक्स। ऐसा तो कहीं नहीं दिया है। यहाँ पे इनफैक्ट बोला जा रहा है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, स्टॉक्स चेज आफ्टर स्टॉक्स, मतलब स्टॉक्स खरीदते हैं। एज दे गैलप हायर वैल्यू इन्वेस्टर्स सेल। ओके, वैल्यू इन्वेस्टर्स सेल, जब उनकी वैल्यू बढ़ती है तब लोग खरीदते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कब खरीदा जाए। तो पहला वाला तो सपोर्ट में नहीं आ सकता है ना, क्योंकि ये तो उल्टी बात बोल रहा है। ये बोल रहा है कि रिसेशन में एक्सपेंसिव होते, मतलब तब खरीदे क्या, और बहुत ही नाजुक मार्केट है। नो, सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये नेगेटिव बता रहा है। हमें तो गुड चॉइस को सपोर्ट करवाना है, नेगेटिव है तो गुड चॉइस कैसे हो। देन ये वाला आते हैं, along with a long time horizon and ability to accept a wide range of returns, investing in value strategies requires fortitude to invest in uncomfortable stocks। ये भी बात कहीं फर्स्ट पैसेज में दिख नहीं रही, और अगर अनकंफर्टेबल स्टॉक से जबरन खरीदना पड़ रहा है तो कैसे फिर ये गुड चॉइस होगी। आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो इसको। द बैंक्स हैव प्रूवन टू बी सॉलिड पॉजिटिव ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइडिंग गुड रिटर्न्स ऑन इक्विटी ओवर द ईयर्स। हाँ, तभी तो यहाँ पर इतनी पूरी कहानी हो रही है, तभी तो गुड चॉइस है बैंकिंग सेक्टर के लिए। बैंकिंग सेक्टर इज अ गुड चॉइस फॉर वैल्यू इन्वेस्टिंग।
राइट? अगर गुड चॉइस नहीं, अगर सॉलिड नहीं होता तो गुड चॉइस कैसी होती? ओनली सेकंड इज करेक्ट, है ना? लेट्स डू द नेक्स्ट वन. Okay, right? So what do we get to see? Value investors are focused on long term. आपको ना ये रीड करके सिर्फ मेन बात को दिमाग पे रखना है. Distress in the broader market or in individual stock basis is what creates opportunities. जब डिस्ट्रेस होता है, नॉर्मल डिस्ट्रेस होता है, ठीक है, तब क्या? ओके, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग? या नाउ वर्किंग. डिस्ट्रेस होता है तो ब्रॉडर मार्केट में, दैट इज व्हाट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर वैल्यू इन्वेस्टर्स, ठीक है, to buy at appealing discounts. It is quite sensitive to the economic cycle, क्योंकि economic cycle के बारे में क्वेश्चन पूछा है. So it is susceptible to extremes in price and valuations that attract values investor. तो एक रफ रीडिंग इसको हमने दे दिया. आपको हर एक बात को याद थोड़ी ना करना है, you just need to read it roughly. अब देखते हैं. पहला बोलता है an economic cycle can be referred to as business cycle. सही. क्यों? हम यहाँ पे सेकंड में क्या देख रहे हैं? क्वाइट सेंसिटिव टू इकोनॉमिक साइकिल. तो यहाँ प्राइस की बात हो रही है, वैल्यूएशन की बात हो रही है. इजंट इट द सेम थिंग? बिजनेस है, प्राइस है, वैल्यू है, ये जो एलिमेंट्स है वो बिजनेस साइकिल के ही एलिमेंट्स है, इसलिए हम इन दोनों को रेफर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. अब ऐसे क्वेश्चन का एक ट्रिक है. ओके, अगर आपके कोई भी दो सही हो गए, ओके, कोई भी दो सही हो गए, आपका आंसर ऑल ऑफ दी अबव है, पर आप उसमें श्योर अगर होंगे तो काम करेगा. यू शुड बी श्योर कि ये दो जो हैं, लेट्स से मैं पिक करती हूँ ए और डी, आप चाहो तो बी एंड सी, सी एंड डी, कुछ भी ले सकते हो. मैं लेती हूँ ए और डी, और मैं अगर पक्का पता है कि ए भी है डी भी है, मैं कॉन्फिडेंटली ये मार्क कर सकती हूँ आंसर. डी बोलता है, क्योंकि छोटा है तो पहले इसको ले लेते हैं. The rate at which an economy grows can vary. Vary वाली बात आनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि as mentioned in paragraph 2 की बात करी है. So let's go over here and we see distress का समय होता है. ओके, distress के समय में जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है वो अलग होती, अपीलिंग होती है. It is quite sensitive to economic cycle, so it is susceptible to extremes. बदलाव हो रहा है, ग्रोथ, जो ग्रोथ हो रही है, द रेट एट विच इकोनॉमी ग्रोथ वेरी होती है. मैंने काफ़ी कठिन लिया है इकोनॉमी का टॉपिक ताकि मैं आपको रियलिटी यहाँ पे चेक करवा सकूँ. सो वी सी कि what did I do? We see that इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर, वो लोग एक स्पेसिफिक समय पे खरीद रहे हैं, एंड दूसरी जगह ब्रॉडर मार्केट में डिस्ट्रेस आ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, कभी कभी डिस्काउंट मिल रहा है. सो यस, ये बात हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक साइकिल के बारे में कि ग्रो जो हो रहा है वो एक पेस पर, एक ही रेट पर नहीं हो रहा है, बदलता जाता है. राइट? नेक्स्ट वाला करो. लेट्स सी हाउ यू डू इट.
आपको कुछ वर्ड्स जो यहाँ यूज़ हुए हैं, ठीक है, वो वर्ड्स की नॉलेज रीड करने से आएगी जब आप इकोनॉमी से रिलेटेड, और वही मैंने जो पहले बोला कि आप वो डोमेन कवर करोगे एडिटोरियल्स में, न्यूज़ में, आर्टिकल्स में, तब आपको इसकी समझ होगी। सो पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा जाए, व्हाट कैन नॉट बी इन्फर्ड। व्हाट इज़ द क्वेश्चन? ये कैन नॉट बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं। यहाँ पे है कैन नॉट बी इन्फर्ड, दैट मीन्स इनमें से एक, दो या तीनों बातें होंगी जो शायद मुझे इस पैसेज में ना मिले, राइट? चलो पहला क्या बोलता है, बैंकिंग ना, हम सेकेंड और थर्ड देखते हैं। द बिजनेस ऑफ लेंडिंग इज रिस्की। क्या ये बात कहीं से मुझे अब देखो इन्फर कहा है क्लियरली वहाँ पर, तो वो बात सीधी सीधी नहीं होना चाहिए। ओके, यू हैव टू मेक श्योर कि वो सीधी सीधी बात ना हो। एट द नेडर ऑफ द साइकिल, ठीक है, जो यहाँ पे इकोनॉमिक साइकिल है, नेडर मतलब एकदम लोएस्ट पॉइंट पर, फियर रन्स अमोक। फियर कहाँ से आया? और अगर फियर है तो कुछ रिस्की शायद हो सकता है, ठीक है। दिस इज द क्लाइमेट इन विच इमोशंस ड्राइव प्राइस रेदर देन द फंडामेंटल्स। स्टॉक्स आर हिट हार्ड, पर्टिकुलरली हार्ड, तो रिस्की है। स्टॉक्स बहुत बुरी तरह गिरते हैं एक साइकिल में एक पॉइंट पर आकर, रिस्की है, बिल्कुल है। दे हैव मैसिव अमाउंट्स ऑफ लेवरेज एंड आर इंटीमेटली कनेक्टेड टू द इकोनॉमी। दे ऑपरेट एट लेवरेज इन डबल डिजिट, सो अ स्मॉल लॉस इन असेट वैल्यू कैन टर्न बैंक्स इंसॉल्वेंट, बैंक्स को भी बैंकरप्ट कर देगा ये। सो इतना सब हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये मैटर रिस्की है? बिल्कुल है। तो ये वाली तो बात इन्फर कर सकते हैं। सेकंड अगर इन्फर कर सकते हैं, वापस से छोटी वाली बात को पहले चेक करा करो। ये वाला गया, ये वाला गया, ये वाला गया, ये वाला गया, आसान था। ये देखते फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, सबसे छोटा वाला उठाओ, चेक करो, कॉन्फिडेंटली मिल रहा है तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं ऑप्शन, क्योंकि सब में सेकंड 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 है। बैंक्स, मैं वैसे आपको थर्ड भी बता रही हूँ, बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस फाइंड देमसेल्व्स आउट ऑफ फेवर व्हेन द एसेट्स they have created turn sour. Okay, so turn sour is of course not a good condition. ये तो हमें सीधा सीधा मिल रहा है कि बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस फाइंड देमसेल्व्स आउट ऑफ फेवर। यस, वी डू गेट टू सी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्मॉल लॉस जो है आउट ऑफ फेवर, मतलब कि कोई मदद नहीं कर सकता। सो स्मॉल लॉस, छोटा सा नुकसान पूरी काया पलट कर सकता है, वही तो बोल रहा है ये। तो ये बात भी तो मिल रही है ना। केवल पहली बात है कि बैंकिंग इज प्रॉबेबली द लीस्ट अंडरस्टूड इन द स्टॉक मार्केट, कि स्टॉक मार्केट में बैंकिंग को सबसे कम समझा गया है। अंडरस्टैंडिंग को लेकर तो इसमें कोई बात हो ही नहीं रही है, केवल पैराग्राफ 3 देखना था। एंड बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट वन इज करेक्ट, क्योंकि वो कैन नॉट बी इन्फर्ड है, राइट। लेट्स डू वन लास्ट क्वेश्चन। अब इसके लिए मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, आई सिंपली एक्सप्लेन यू नाउ फॉर सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। क्योंकि क्या पूछा है, सुटेबल टाइटल। चलो आपको अगर नहीं दिखा हो तो टाइटल लिखा है, थोड़ा और सोच लो। टाइटल इज समथिंग जो कि आपका यहाँ भी ट्रू होना चाहिए, यहाँ भी ट्रू होना चाहिए, यहाँ भी ट्रू होना चाहिए। वो टाइटल केवल सेकंड का नहीं है, वो टाइटल इस छोटे पोर्शन के लिए भी सही टाइटल हो, इसके लिए भी, इसके लिए भी, पूरा पैसेज जस्टिफाइड होता है। सो इस पैसेज के लिए अगर दिया जाए, इज बैंकिंग सेक्टर अ गुड चॉइस फॉर वैल्यू इन्वेस्टिंग, आप अगर देखोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से शुरू होता है, कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि हमें चॉइस करने के हिसाब से कि अच्छी चॉइस है कि नहीं, तो ऑथर बता रहा है कि क्या क्या प्रॉस हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, है ना, कैसे बातें इधर उधर हो जाती, समझा रहा है वो। ओके, सो इज द बैंकिंग सेक्टर अ गुड चॉइस फॉर वैल्यू इन्वेस्टिंग, उसका अगर आंसर चाहिए हो, क्वेश्चन के फॉर्म में भी टाइटल हो सकता है। सो ये 3 पैराग्राफ सपोर्ट कर रहे हैं। द बेस्ट बैंक स्टॉक्स, ऐसा तो नहीं है कि 4 बैंक का नाम ले दिया और बता दिया कि इसमें से कौन से बेस्ट हैं, तो ये वाला तो बहुत गलत है। वैल्यू इन्वेस्टिंग इन बैंक्स,
ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर हम इतनी स्पेसिफिक बातें नहीं करते। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, कहाँ से शुरू होती है, कैसे कैसे चीज़ें बदलती हैं, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, वो पूरी बातें इसमें कवर हो जाएंगी। दैट्स वाई ये गलत है। अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स, यहाँ पर आके तो कुछ और ही सिनारियो है थर्ड वाले पैराग्राफ में। इसमें तो हम ज़्यादा ये देख रहे हैं कि क्या बातें बिगड़ जाती कैसे, तो यहाँ पर तो ये वाला जस्टिफाइड होगा नहीं। अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग, अंडरस्टैंडिंग है पर अप्लाइंग वैल्यू इन्वेस्टिंग नो। व्हाट इज़ वैल्यू इन्वेस्टिंग? तो ए और सी जो है वो कुछ ज़्यादा ही जनरल टॉपिक है। व्हाट इज़ वैल्यू इन्वेस्टिंग का आंसर है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग अच्छी है, बुरी है, नहीं है, पर ये तो स्टार्टिंग ही यहाँ से हो रहा है, इज़ अ गुड चॉइस, और क्यों है उसको समझाया जा रहा है यहाँ पर। सो दैट्स वाई एग्जैक्ट प्रिसाइज टाइटल इज दिस T1। ओके, सो ये हमारा आंसर था एंड वी आर डन ओवर हियर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एक बातें कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए कि एक कोर्स लॉन्च हो चुका है जो कि है क्रैश कोर्स, और वो है SBI PO के लिए, और मैं SBI PO के लिए जल्दी मॉक टेस्ट लेने लगूंगी। ये जो है अनअकैडमी प्लस पर है। ओके, दिस इज़ ऑन अनअकैडमी प्लस। उस प्लस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप NJM10 इस कोड का यूज़ कर सकते हो। ओके, NJM10 एंड गेट योर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि जल्द ही प्राइस बढ़ने वाले हैं। मेरे 2 कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं, IBPS PO क्लर्क के लिए मॉक टेस्ट और वोकैबुलरी का एक बहुत शानदार कोर्स चल रहा है जिसमें लगभग ऑन एन एवरेज 100 वर्ड्स हम डेली कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, कुछ को नया लर्न कर रहे हैं, कुछ को नया तरीके से यूज़ होता हुआ देख रहे हैं। तो वो एक पावर पैक कोर्स है और वो आपकी बहुत मदद करेगा। ऑलरेडी प्लस पर हो तो ज़रूर उस कोर्स में आए। 1 PM एंड 3 PM के टाइमिंग्स हैं और मेरे प्रोफाइल पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। एंड इफ़ नॉट, ये वाला कोर्स स्टार्ट हो रहा है 2 दिसंबर से, सो इसमें आप ज़रूर आए। ओके, और भी एक बैच है जो कि पूरे सारे सब्जेक्ट्स को कवर करवा रहे हैं, मेंस का बैच, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लीव कर दूंगी। सो येस, इसी तरह से RCs प्रैक्टिस करते रहो और आई होप कि आप इम्प्रूव करने लग जाओगे आज से। जितनी बातें बताई हैं सबका ध्यान रखिएगा। आई विल सी यू हियर अगेन वेरी सून। मेक श्योर वंस अगेन लाइक और शेयर ज़रूर करें। कीप सपोर्टिंग मी गाइज एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। सी या।